स्टेट जनरल लगभग इसमें 600 मेंबर्स का प्रोविजन था और इस संस्था की जो लास्ट बैठक हुई थी 250 साल पहले हुई थी, तो कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था कि ये चलती कैसे है, सिस्टम क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते थे। ये पता था कि बस इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग इसमें भागीदारी करते हैं और सबकी जो मीटिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं तीनों की, और डिसीजन देने के लिए किन्हीं दो के चाहिए और ये दो हमेशा एक साथ होंगे, तो निर्णय क्या आएगा? निर्णय तो हमेशा इन्हीं के पक्ष में आएगा ना। इनकी संख्या ज्यादा होगी, क्या फर्क पड़ता है? तो जब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, पहली मीटिंग 5 मई को बुलाई गई जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, तो पहली बात इन्होंने बोला कि अलग नहीं बैठेंगे, सब साथ बैठेंगे। यही डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर आप फिर से एक बार ऐसे बिठाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये बोलेंगे हां इन पर टैक्स लगा दो थर्ड स्टेट पे, तो ये तो फिर मारे गए, पहले ही मर रहे हैं। तो इसलिए ताकि ऐसे प्रस्ताव पारित ना हो टैक्स के, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला सब साथ बैठेंगे। तो 5 मई को ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देख लीजिए, स्टेट जनरल की पहली मीटिंग 5 मई को। देखिए आप, ह्यूज मीटिंग है और मीटिंग में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई जो मैं आपको बता रहा हूं। इस पर बात होने के दौरान एक चर्चा यह आई कि 17 जून को, ये मई था, जून तक ये चर्चाएं चल रही हैं, 17 जून तक ये चर्चा हुई कि किस तरह से इसकी मीटिंग को लिया जाए, किस तरह से इसकी मीटिंग को लिया जाए। ये लगातार चर्चा चलती रही। फ्रांस के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में ये मॉनियर का स्टेटमेंट और उसके बाद सबसे पहले ये टेनिस कोर्ट की शपथ, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। ये टेनिस कोर्ट की शपथ 17 जून का, इससे पहले मीटिंग थी। 17 जून को ये मीटिंग हुई कि हम सब अब यहां इस जगह टेनिस कोर्ट में बैठेंगे, क्योंकि राजा ने क्या किया? राजा ने इनको एक नहीं होने दिया और जो ये अंदर थे इनको बंद कर दिया। ये इस बीच की घटनाएं हैं, इसलिए मैं उन घटनाओं पे ज्यादा, क्योंकि वो घटनाएं हैं, स्टोरीज हैं। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको आप थोड़ा सा ठीक से, सबसे पहली बात तो ये डेट पूछी जाती है, 20 जून 1789। वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसमें टेनिस कोर्ट की शपथ की डेट ये आती है। कहीं पर अगर 15 शब्दों का क्वेश्चन आता है, 50 शब्दों का क्वेश्चन आता है, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें यह मेन बात आती है कि इस सभा के लोग एक निर्णय लेने वाले हैं कि आप हमें अलग करना चाहते हैं, हम अलग नहीं होंगे जब तक इस देश के लिए, इस फ्रांस के लिए हम एक संविधान न बना लें। नॉट टू डिस्पेंड अंटिल दे हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक हम देश के लिए एक संविधान ना बना लें तब तक हम साथ रहेंगे। और आप इसमें देख सकते हैं कितना उत्साह और उत्तेजना का माहौल है। और इसी वक्त एक चीज और हो रही थी, ये मॉनियर का स्टेटमेंट है, ये मॉनियर ने स्पेशली ये बात बोली भी है जो मैं बात आपसे कर रहा हूं। और एक बात और आती है कि इस बीच जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने अपने विशेषाधिकार त्यागने शुरू कर दिए। ये एक बड़ा क्लाइमेक्स था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी ऐसे। आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है, आपके पास विशेषाधिकार है, कोई भी व्यक्ति अधिकार लेना तो चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। और ये अधिकार तो आपको इतने बड़े क्लास के अगेंस्ट मिले हुए हैं। तो ये टेनिस कोर्ट की शपथ और इसके साथ साथ ये 2-3 गतिविधियां होती हैं जिसने इस टेनिस कोर्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया। राजा ने बोला कि आप लोग सब डिस्पर्स हो जाइए, चले जाइए यहां से, जगह छोड़ दीजिए। हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक संविधान नहीं बनेगा। और उन्होंने अपने को, आप याद कीजिए शुरू में मैंने बताया था,
राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली, उन्होंने स्वयं को एक राष्ट्रीय सभा में रूपांतरित कर दिया और इस तरह से थर्ड स्टेट की जीत हो जाती है। ये क्रांति की पहली महत्वपूर्ण घटना है। तो थर्ड स्टेट को कॉल करना और थर्ड स्टेट से टेनिस कोर्ट की शपथ तक आना और इसमें इस पूरे क्लास का जीत जाना थर्ड स्टेट का, ये अपने आप में पहली और महत्वपूर्ण घटना है। अब देखिए वापस हम उसी जगह पर आ गए, फिर वो 4 फेजेस आते हैं और यहां पर जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि ये जो एस्टेट्स जनरल है, ये एस्टेट्स जनरल किस तरह से अपने को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट करती है। अपने नाम के साथ उन्होंने नेशनल शब्द जोड़ दिया। इस प्रकार से अभी 3 स्टेजेज आएंगी, इन स्टेजेस की हम लोग चर्चा करेंगे। अब इस पर आने से पहले एक बात और मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो है कि जो बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों ने कैसे प्रभावित किया इस क्रांति को। आपको याद होगा मैंने आपको जो पिछली क्लासेस थी उसमें बताया था कि पुनर्जागरण के अंतर्गत तर्क, बुद्धि, विवेक और इंटेलिजेंस, इन कॉन्सेप्ट्स का विकास हुआ। मैं क्रांति से पहले के बिंदु पर बात कर रहा था कि इस मुकाम तक ले जाने में जिन बुद्धिजीवियों का जो रोल रहा, उसमें हम सबसे पहले फ्रांस में बात कर रहे हैं बुद्धिजीवी, क्योंकि यह क्वेश्चन यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको टच करना जरूरी है। इसको शब्द दूसरा भी बोलते हैं प्रबुद्धवादी, इंग्लिश में बोले इनलाइटनमेंटिस्ट। ये जो फ्रांस के बुद्धिजीवी थे, इनके लिए एक फ्रेंच वर्ड है फिलोजाइज। ये सब एक ही चीजें हैं और इनके कई वर्ग थे। इनके कई वर्ग थे, जैसे फिजियोक्रेट्स, ये डायरेक्ट एग्जाम में आना है। फिजियोक्रेट्स ये फ्रांस के अर्थशास्त्रियों का एक समूह था, डायरेक्ट पूछा जाता है। एडम स्मिथ के समान इन फिजियोक्रेट्स ने भी इस बात पर बल दिया था कि उन्मुक्त व्यापार हो, फ्री ट्रेड, उन्मुक्त व्यापार हो, यानी वाणिज्यवाद न हो। इसीलिए इस वर्ग के लोगों को, नैकर तुर्गों जैसे लोगों को इस श्रेणी में रखा गया और उन्हें बाद में फाइनेंशियल कंट्रोलर भी बनाया गया। तो ये क्रांति के सूत्रपात करने वाले लोगों में रहे। जैसे मैंने नाम दिया था नैकर, ये वाणिज्यवाद का विरोध करते थे, ये फ्री ट्रेड के पक्षधर थे। वॉल्टेयर, जिसे प्रबुद्धवादियों का किंग कहा जाता था, प्रबुद्धवादियों का राजा कहा जाता था, ये व्यक्ति वॉल्टेयर जो है, ये व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है। ये बात करेगा व्यक्ति स्वतंत्रता की, ये बात करेगा संवैधानिक राजतंत्र की। इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र की ये बात करता है। संवैधानिक राजतंत्र क्या है? यानी राजा रहे और राजा के साथ एक संसदीय शासन प्रणाली रहे। इसलिए ये इंग्लैंड से बहुत प्रभावित था। इसी कारण से हम देखते हैं कि फ्रांस के क्रांति के पहले चरण में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, क्योंकि वॉल्टेयर का असर, वैचारिक असर था इस क्रांति पर। रूसो, इसे क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा गया है, क्रांतिकारियों का मसीहा कहा गया है। फ्रांस की क्रांति के क्रांतिकारियों का मसीहा कहा गया है। मैंने आपको बताया था भी, नेपोलियन ने बोला है कि अगर रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसो ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यानी फ्रांस की क्रांति के जो 3 सिद्धांत हैं,
वो सिद्धांत मूल रूप से रूसो की ही देन है। रूसो की तरफ से ही सब कुछ हो रहा है। ये आइडियोलॉजिकली जो आइडियोलॉग हैं, वो विचारक हैं, वो विचारक यही लोग हैं। रूसो ने एक बड़ी खास बात बोली, गो बैक टू नेचर। ये पूछा जाता है, गो बैक टू नेचर। वो प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है और आदिम अवस्था की बात करता है, प्राकृतिक मानव की बात करता है। उसकी एक फेमस लाइन है जो खूब चलती है। वो लाइन है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु धीरे धीरे वो चारों ओर जंजीरों से जकड़ जाता है। ये बड़ी उसकी फेमस लाइन है। ही इज एवरीवेयर, ही इज इन चेन। वो चेन में, जंजीर में चारों ओर से जकड़ जाता है। नो डाउट ये बात 100% सही है। रूसो को इन सब में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। एक नाम अगला आया, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, इस मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथकता का सिद्धांत दिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन करना, शक्तियों का बंटवारा करना। और इसी व्यक्ति ने मॉडर्न सरकार का कंसेप्ट दिया। सरकार का मॉडर्न कंसेप्ट क्या होता है, इस बारे में मॉन्टेस्क्यू ने हमको बताया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और एक बड़ी फेमस किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉ। सरकार के विभाजन को इन्होंने 3 प्रकार से इसका विभाजन किया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज भी आप जानते हैं कि सरकार हमारे इन तीनों भागों में बटी होती है। तो आप और हम समझ सकते हैं कि ये लोग कितना उस जीवन को इन्होंने प्रभावित किया और कितना ये आज तक हमको प्रभावित कर रहे हैं। आज हम जितना चाहे हम किसी भी सरकारों की नीति की बात करेंगे, जो उन्मुक्त व्यापार की बात करते हैं, उसका प्रारंभ हम फिजियोक्रेट से देखते हैं, उसका प्रारंभ हम एडम स्मिथ से देखते हैं। जब हम वॉल्टेयर की बात करते हैं तो अभी हम पत्रिका की बात कर चुके हैं। जब हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो के तीनों सिद्धांत जो फ्रूट्स हैं रूसो के, वो पूरी क्रांति में है और पूरी दुनिया में है। मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं, वो सरकार के कंसेप्ट की बात करता है, वो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। एक शब्द आया इंसाइक्लोपीडिस्ट। इंसाइक्लोपीडिस्ट, इंसाइक्लोपीडिया इसी से बना है। इन लोगों की जो पत्रिका रिसर्च मैगजीन निकलती थी उसको कहा जाता था इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का हिंदी में अर्थ है विश्वकोश, समस्त प्रकार का ज्ञान। ये उस जमाने का इंटरनेट था, समस्त प्रकार का ज्ञान। तो ये जो इंसाइक्लोपीडिस्ट थे, इनका एक ज्ञानवादी आंदोलन था। तो ये जो जितना आप देख रहे हैं सब ये ज्ञानवादी आंदोलन है। और निरंतर फ्रांस के क्रांतिकारी अपने को वैचारिक रूप से ऊर्जा प्रदान करने के लिए इन बुद्धिजीवियों की तरफ देखते थे। 18वीं शताब्दी इन्हीं की शताब्दी थी। यूपीएससी में क्वेश्चन ये 2 पार्ट में पूछा हुआ है, 2 तरह से। एक पार्ट में एक बार ये पूछा था कि आपको कमेंट करना है कि फ्रांस की क्रांति बुद्धिजीवियों की उसमें भूमिका रही पॉजिटिव रूप से। एक उल्टा आया इससे, ठीक, बुद्धिजीवियों की भूमिका नहीं थी, क्योंकि क्रांति परिस्थितियों के अनुसार उपजी, न कि इनके कारण से। एक हिस्टोरियंस होते हैं जिनको हम रिपब्लिकन हिस्टोरियंस कहते हैं। रिपब्लिकन हिस्टोरियंस, कई तरह के हिस्टोरियंस होते हैं, उसमें एक रिपब्लिकन हिस्टोरियंस भी होते हैं जो गणतंत्रवादी विचारधारा पर बल देते हैं। ये हिस्टोरियंस परिस्थितियों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसलिए इस तरह के लोगों का कहना था कि नहीं, बुद्धिजीवियों की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना परिस्थितियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार से हम एनलाइटनमेंटिस्ट की बात कर रहे हैं। इनको फेलोजाइस भी कहा गया, इनको बुद्धिजीवी भी कहा गया, इनको प्रबुद्धवादी भी कहा गया। इनको कई हिंदी की किताबों में विचारकों की भूमिका भी लिखा है, कुछ जगह दार्शनिकों के लिए लिखा है। दार्शनिक शब्द सही नहीं है, दार्शनिक, हाँ, इनके एक भाग दार्शनिक भी थे, ये जरूर है, क्योंकि दार्शनिक शब्द अपने आप में बड़ा व्यापक शब्द है। दार्शनिक भी एक प्रकार का विचारक होता है। तो हम इस प्रबुद्धवादी वर्ग को देख रहे हैं और इसके द्वारा दी जाने वाली जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा को हम लोग देखते हैं। एक उस जमाने इन प्रबुद्धवादियों ने एक चिंतन और दिया, सामान्य इच्छा। कानून क्या है? सामान्य इच्छा होनी चाहिए, जनरल विल। अब इस बात को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई, पॉजिटिव चर्चा भी हुई, नेगेटिव चर्चा भी हुई।
पॉजिटिव चर्चा यह है कि जनता के अनुसार कानून बने। तो जनता कौन है? जैसे आज की बात हम करते हैं, सारी दुनिया में आज संसद है, कानून बनाता कौन है? संसद। तो कानून बनाया किसने? हमने। लेकिन हम किसी तरह की अराजकता को जन्म न दें, इसलिए कानून बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। पहले क्या था? इनके जमाने में राजा कानून है, मैं ही राज्य हूं। यह भावना अच्छी नहीं है। ये इन लोगों ने यह सवाल भी उठाए थे कि आप ही राज्य हैं, आप ही राजा हैं, आपको अधिकार कहां से आ गया इतना? भगवान ने कब आपको यह अधिकार दिया? क्योंकि बोलते थे वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जब भारत में बात करते हैं तो हमारे यहां अलाउद्दीन खिलजी बोलता था मैं ही राज्य हूं। अकबर के लिए, मुगल सम्राटों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जिले इलाही, नियाबत खुदाई। अल्लाह ने कब बनाया आपको? ये आपकी अपनी थ्योरीज हैं। इन विचारों पर इनको चैलेंज किया गया इन बुद्धिजीवियों के द्वारा। तो मैं वापस अब अपने बिंदु पर आ रहा हूं। इस तरह से ये 4 स्टेजेस आपने देखी हैं। अब इनके अंतर्गत हम 1 बाय 1 बात करते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन टाइमलाइन का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली मीटिंग कब हुई? 5 मई को हुई। पहली मीटिंग कब हुई? 5 मई को हुई। टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई? 20 जून को हुई। और फॉल ऑफ बास्तिल, बस्ताइल या बास्तिल, अभी मैं बास्तिल का किला आपको दिखाता हूं। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि बास्तिल के किले का यह निरंकुशता का प्रतीक था फ्रांस में, और इसीलिए 14 जुलाई है, इस दिन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो बास्तिल का पतन, यह ग्रेट फेयर किसको कहा जाता है? यह अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन कभी पूछा जा सकता है। फ्रांस में सामंतवाद का अंत कर दिया गया। एक ये पूछे जाने के चांस हैं। 26 अगस्त को राइट्स ऑफ मेन एंड द सिटीजन, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, उद्घोषणा की गई। नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा की गई। और एक डेट ये पूछी जा सकती है 5 अक्टूबर को महिलाओं का मार्च, क्योंकि आजकल चीजें महिला फोकस होने लगी हैं। महिलाओं का मार्च राजा के महल की तरफ, और उनको यह पता लगा कि हमारे पास खाने को नहीं है, जबकि राजा के पास, उनके यहां बहुत बड़ी बड़ी पार्टी चल रही है, उनके पास खाने को सब कुछ है। तो इसलिए यह मार्च राजा के अगेंस्ट या राजा के महल के अगेंस्ट हुआ। तो इन डेट्स को आप डायरेक्टली अंडरलाइन करके ठीक से याद करें। ये डेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। ये अन्य डेट्स हैं, मैंने आपको बताया बास्तिल का, ये मैंने आपको बताया था कि जून 1791 में राजा पलायन कर गया। राजा भागना चाहा राजा ने, लेकिन राजा पकड़ा गया। फ्लाइट कहां जा रहा है? ऑस्ट्रिया। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑस्ट्रिया और इन लोगों के खिलाफ युद्ध शुरू हो गए। इन युद्धों में ही बाद में नेपोलियन भी जाएगा, और नेपोलियन को युद्ध के दौरान, सारे युद्धों के दौरान भारी लोकप्रियता मिलेगी। इसी का वो एक ये डेट पूछी जाएगी कि राजा को फांसी पर कब चढ़ाया गया। एग्जीक्यूशन, फांसी पर नहीं, गिलोटीन, लेकिन सामान्य भाषा में मृत्युदंड के लिए गिलोटीन के अंतर्गत ये शब्द हम बोल सकते हैं। नेशनल असेंबली, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की घोषणा। ये आपके पास राइट्स ऑफ मैन, ह्यूमन राइट्स की बात आ रही है। ये उसी का दस्तावेज है। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान ही सबसे पहले मानव अधिकारों की घोषणा स्पष्ट रूप से हुई। मानव अधिकारों का जो इतिहास है आजकल, क्योंकि मानव अधिकार बड़ी चर्चा में है, बहुत चर्चित हैं, और अगर जगह कभी हम हिस्ट्री की बात करते हैं इसके, तो इसके हिस्ट्री में सबसे पहले बात ये आती है कि मैग्ना कार्टा से 1215 से किंग जॉन से हम इसके ओरिजिनल इतिहास को शुरू करते हैं। उसके बाद अमेरिका के इतिहास में आते हैं, और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, इस पर आते हैं। इससे पहले कुछ वैचारिक लोगों ने इसको लिखा था, राइट्स ऑफ मैन क्या होता है, मानव का अधिकार क्या होता है। लॉक ने भी लिखा, उसके बाद के बहुत सारे थिंकर्स थे। मैंने अभी आपको प्रबुद्धवादियों की चर्चा की, इन्होंने भी मानव के अधिकारों की बात की, लेकिन इन्होंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, इस सामने दस्तावेज सामने लगा हुआ है। क्लर्जी यानी कि
जो पादरी हैं, इन पादरियों के लिए भी एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्योंकि इससे पहले पादरी क्या थे, इनके पास विशेषाधिकार थे, ये कर नहीं देते थे, इनके पास सभी तरह के अधिकार थे लेकिन दायित्व तो नहीं थे। तो इसलिए इनके लिए भी एक द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी बनाया गया। ये एक प्रतीकात्मक कार्टून है उस जमाने का, कार्टून की परंपरा तब भी थी, और इसमें चर्च, ये व्यक्ति चर्च का प्रतिनिधित्व कर रहा है और चर्च की संपत्ति को सीज किया जा रहा है। ये व्यक्ति को नहीं कर रहे हैं, चर्च की संपत्ति को, क्योंकि आप देख लीजिए सबसे भारी भरकम आपको दिखाई दे रहा होगा कौन व्यक्ति दिख रहा है, यानी इनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए इनकी संपत्ति को सीज किया गया। ये क्लर्जीमैन को ऑब्लाइज किया जा रहा है। आम लोगों तक किस तरह से क्रांति पहुंच गई, और जो फ्रांस की क्रांति है ये अब कंट्री साइड में जाने लगी थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जाने लगी थी। पेरिस में इस समय स्थितियां बड़ी खराब थी, इस कारण से मैंने आपको बताया दंगे हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, और अन्य स्थितियां के कारण से न केवल फ्रांस में, न केवल पेरिस में, बल्कि फ्रांस के अन्य भागों में कुछ जगह पर जो मॉब था, यानी कि जो भीड़ थी, वो हथियारबंद काम करने लगी थी, हथियारबंद विरोध करने लगी थी। उनके पास हथियार रहे क्या होंगे वैसे तो, लेकिन जो भी, चाहे वो डंडा था, चाहे वो फावड़ा था, चाहे जो भी एग्रीकल्चर की चीजें रही होंगी, ग्रामीणों के पास तो यही चीजें रही होंगी। एक नेशनल गार्ड नाम का संगठन बनाया गया था। ये नेशनल गार्ड नाम का संगठन, शब्द है नेशनल गार्ड, शब्द क्या है, नेशनल, इसका मतलब आम जनता का है, लेकिन इस नेशनल गार्ड का भी इस्तेमाल किस बात के लिए किया गया, इस क्रांति को रोकने के लिए किया गया। ठीक है, ओके, इट्स ओके। ये बास्तील का किला है, ये भीतर का स्ट्रक्चर है किले का। इसको, ये मध्यकाल का किला था और इसको निरंकुशवाद का प्रतीक माना जाता था। इसमें कोई था नहीं, लेकिन लोगों को लगता था इसमें सारे कैदी सब इसी में हैं। ये किले का पतन है, फॉल ऑफ बास्तील, ये खूब पूछा जाता है, 14 जुलाई, खूब हर एग्जाम में आता है। प्रिजनर्स निकाले गए, यहां से उनको छोड़ दिया गया। ये उसके बाद ये फ्रांस की क्रांति का ये जो आप देख रहे हैं माहौल, ये माहौल अगले दिन के लिए पता नहीं अगले दिन क्या होना है, इतने लोगों को निगल गई, इसका कुछ पता नहीं है। ग्रेट फेयर के बारे में आपसे मैं बात हो चुकी है। डर, ये अब क्रांति का माहौल गांव गांव में फैल गया है। ये लिखा है देखिए, कंट्री साइड में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि अनाज वहां भी नहीं है, प्रॉब्लम्स वहां भी मौजूद है। ये रूरल सेक्टर आप देख रहे हैं। ये तो पहले बात हो चुकी है इस बारे में, ये बात भी नेशनल असेंबली की बात हो चुकी है, और महिलाओं का मार्च मैं आपको बता चुका हूं, इसकी ये डेट आनी है। महिलाओं का मार्च किस रूप में था, तो ये अक्टूबर, 4 अक्टूबर / 5 अक्टूबर 89, ये महिलाओं का मार्च है वर्साई के महल की तरफ। ये वही वाली कहानी है, आपके सामने लिखा आ रहा है कि रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आप केक खाओ। तो इसलिए ये एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति बन जाती है, और अक्सर ये चर्चा आती है कि मैरी एंटोनिएट, ये रानी, नेचुरली रानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसको कहा गया कि उसका दिमाग कहाँ है, उसके पास सामान्य दिमाग भी नहीं है जो इस तरह की बात कर रही है। तो इस प्रकार से हम फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत इस मैरी एंटोनिएट की बात को देख रहे हैं। ये बात पहले आ चुकी है कि इसने, संस्था ने 4 अगस्त को इन सारी चीज़ों को 89 को फ्यूडल ड्यूज खत्म कर दिए, सर्वडम बंद कर दिया, टीथे नाम का टैक्स मैंने आपको बताया था, ये टीथे नाम का टैक्स खत्म हो गया, हंटिंग एंड फिशिंग राइट्स दिए गए, पर्सनल प्रिविलेजेस दिए गए, और इस तरह से ये जो फ्यूडलिज्म है इनको, इनके यहाँ पे सर्वडम भी कहा गया है। ये बात ऑलरेडी सारी हो चुकी हैं। महिलाओं का मार्च, ये महिलाओं का मार्च हो रहा है, देखिए ये महिलाओं का मार्च है, और ये राजा को इन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया, राजा के परिवार को, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। 20 जून 1791 राजा ने भागने का प्रयास किया,
ये डेट आई नहीं। राजा ने भागने का प्रयास किया और जैसे वो बॉर्डर क्रॉस करने वाला था उससे पहले उसको रोक लिया गया। और ये लुई 16 का ही है, एप्रेंसन है इसका। पेरिस की जो भीड़ है वो किस तरह का व्यवहार कर रही है लगातार, ये पेरिस की मॉब ही है यानी भीड़। सेंट क्लॉटेस, ये सेंट क्लॉटेस क्या था? आम आदमी जो होता था उसका जो ड्रेसअप होता था, उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी थी, इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। आप इसका परिवर्तन देख सकते हैं इनका ड्रेसअप में और इसके ड्रेसअप में, सेंट क्लॉटेस और ये बोर्जा यानी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। चाहे इसमें आप खास करके सामंत क्लास को रखेंगे, आप देखेंगे इसने जो पहना हुआ है ये ब्रेजेस है और इनका ड्रेसअप में और इनके ड्रेसअप में डिफरेंस है। तो जब आप निकलेंगे बाहर तो निकलने में ही आपको पता लग जाएगा कि ये किस क्लास का व्यक्ति है। तो एक इन लोगों का मूवमेंट था, ये लोग लगातार मूवमेंट कर रहे थे। ये टोरलीज पे अटैक है, ये अटैक हो रहा है। पेरिस की जनता, ये आप चारों तरफ अटैक का ही वो इशू देख रहे हैं, उसकी भीड़ और उसका चित्र है ये कि मैंने आपको बता दिया संवैधानिक राजतंत्र का अंत कर दिया गया था। संवैधानिक राजतंत्र का अंत कर दिया गया और इसके उपरांत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज ओवर, समाप्त हो गई। अब इसके बाद एक संविधान सभा जो बनी थी वो एक तरह का संविधान बना रही थी, एक नया। मैंने आपको बताया कि फ्रांस में सारे प्रतीक खड़ी किए गए, राष्ट्रीय सेना। फ्रांस के राजा के लिए भी फ्रांसीसी राजा शब्द कहना शुरू कर दिया गया था, फ्रांसीसी राजा। एक ये झंडा आ गया फ्रांस का, राष्ट्रीय झंडा नए तरह का। ये एक शहर का नाम है, यहां पर भी एक एजिटेशन है, सितंबर मैसेकर। ये दांते है, दांते इस क्रांति का एक नेता था, ये अभी इस पर बात करेंगे दांते पे। ये नेशनल कन्वेंशन का काल है, मैंने आपको बताया था कि ये 92 से लेकर के 95 के बीच में रहा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। इसी पीरियड में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, एक तरह से आतंक का राज्य सामने आता है। ये दांते हैं, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका डिफरेंट होगा। अब ये यहां से क्रांति का माहौल दूसरी तरफ चला जाता है, आतंक की तरफ चला जाता है। ये आप देख रहे हैं कि लुई 16 को गिलोटीन कर दिया गया है, ये गिलोटीन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, बाहर सारे लोग हैं और यहाँ पर पूरा एक बड़ा ब्लेड है। ये जो जोसेफ गिलोटीन था, डॉक्टर था, उसने इसको इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया था। उसका कहना ये था कि जो फांसी नॉर्मली दी जाती है, फांसी का नियम ये है कि उसमें मिनिमम टाइम तक व्यक्ति, उसमें मिनिमम टाइम में उसकी डेथ हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। फांसी में टाइम ज़्यादा लगता था, ऐसा उसने अपना प्रोपाउंड किया। तो उसने इस गिलोटीन नाम के सिस्टम को, यहाँ पे बॉडी रखेंगे और ये इसका ऊपर से ये ब्लेड नुमा एक पूरा आरेह है, सिर कट जाएगा और सिर अलग हो जाएगा। तो ये राजा को इस तरह से किया गया, राजा नहीं सभी लोगों को ऐसा किया गया। रेडिकलिस्ट ग्रुप है, मैंने आपको बताया कि दो तरह के ग्रुप डेवलप हुए, एक को हम जैकोबिन बोल रहे हैं और एक को हम जेरोंदिस्ट बोल रहे हैं। ये जैकोबिन ज़्यादा अधिक उग्र राष्ट्रवादी थे, जो जेरोंदिस्ट थे वो तुलनात्मक रूप से कम थे। आप मॉडर्न इंडिया में याद कीजिए, हमारे यहाँ एक सुल्तान का नाम नजर आता है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का एक ऐसा राजा है जो इस जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो इंटरनेशनल जो स्टडी के मामले में वो बड़ा जागरूक रहता था। तो वो जैकोबिन का सदस्य बना और उसने फ्रांस की क्रांति की स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम के किले में लगवाया था। तो आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है, ये मैं जेरोंदिस्ट जिनकी बात कर रहा हूं वही लोग हैं सारे,